हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अभी सीटेट और एमपीटेट की तैयारी हो रही है और रफ्ता रफ्ता करके इसके वीडियो अपने निसाब के मुताबिक, अपने सिलेबस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए ताकि इन छुट्टियों को अच्छी तरीके से लोग इन छुट्टियों का फ़ायदा उठा सकें। और देखिए, उर्दू में क्या है कि एक बार आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन में जो परेशानी आती है 1-2 नंबर की, वो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक मेयारी जांच की खुसूसियात क्या क्या होती है। देखिए, अगर आप कोई भी पेडागोजी का दे रहे हैं, कोई भी अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी किसी भी ज़बान का दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एक मेयारी जांच की, अगर आप कोई एक पेपर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसको कैसे एक मेयारी कह सकते हैं कि इस पेपर एक मेयारी है या उसकी जांच जो हुई है उसमें मेयारी जांच हुई है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला इसमें देखिए, एक मेयारी जांच को एक मिसाली तरीका पर दुरुस्त, मोतबर, काबिल अमल, मुनसिफाना और मुफीद होना चाहिए। इन नुकात की तफसील दर्ज झैल है। यानी कुछ अहम चीज़ें हैं, उसके लिए 4 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं कि रिलायबिलिटी है और ऑब्जेक्टिविटी है जिसको मारूजियत कहते हैं, और ये सब सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए एक अच्छे जांच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें पहला हो जाएगा रिलायबिलिटी, जिसको मोतबरियत कहेंगे। दूसरा हो जाएगा माकूलियत, जिसको वैलिडिटी कहेंगे। तीसरा हो जाएगा मारूजियत, जिसको ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। चौथा हो जाएगा प्रैक्टिबिलिटी, काबिल अमल जिसको कहेंगे। और पाँचवा हो जाएगा यूटिलिटी, जिसको हम अफादियत कहते हैं। ये 5 चीज़ें अगर हैं तो आपको माना जाएगा कि आपका जो जांच है वो बिल्कुल मेयारी है, उसमें किसी तरह की कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। अब देखते हैं मोतबरियत क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। अब हम समझ लेते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक पर्चा बना दिया, पर्चे बनाने के बाद आप उसको आप चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद आपने अगर चेक किया तो उसमें किसी को अगर 100 में से अगर 80 नंबर किसी को आए, ठीक है, और अगर फिर उस पर्चे को दूसरे आदमी ने भी चेक किया तो वहाँ पे भी 80 नंबर आए, यानी कोई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क मामूली से अगर आया 1-2 नंबर का, या कोई फ़र्क नहीं आया, अगर फ़र्क आ जाता है तो कहेंगे वो मोतबर नहीं है। जैसे हमने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात मोतबर नहीं है, यानी आपकी बात जो आप कर रहे हैं वो मोतबर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, ये कहते हैं हम। तो वही चीज़ें हम पेपर में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो अगर फ़र्क आ गया तो इसका मतलब कि वो रिलायबल नहीं है, वो मोतबर नहीं है उस चीज़ के लिए जिसके लिए वो जांच बनाई गई है। जो जांच हुई है वो रिलायबल नहीं है, चूँकि नंबरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए या कुछ भी फ़र्क ना आए तो कहेंगे कि हाँ मोतबर है, रिलायबल है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। कोई भी जांच उस वक्त काबिल भरोसा होती है जब मुख्तलिफ अफराद या मुख्तलिफ औक़ात में जांच करें और तलबा को तकरीबन एक ही जैसे नंबरात या निशान मिले। देखिए, गौर करिएगा, एक ही जैसे नंबरात और निशान मिले। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है तो एक ही जैसा ग्रेड हो, और नंबर हैं तो एक ही जैसे नंबर हों। अगर नंबरात में गैर मामूली फ़र्क पाया जाए तो उसका मतलब है कि जांच का तरीका और आलात में मोतबर नहीं है। अगर मामूली सा भी फ़र्क अगर पाया जाता है, जैसे हम जैसे पेपर होता है, मज़मून निगारी का पेपर हुआ, तो उसमें क्या होता है, जैसे सब्जेक्टिव पेपर हो गया ना कि एक मेयारी जांच की आप खुसूसियात लिख दिए। अब आपने जैसे ये खुसूसियात जैसे लिखी हुई है, ये चारों लिख के आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें क्या है कि अलग अलग नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्या होगा, अगर 80 नंबर आए तो दूसरे को भी 80 नंबर ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक ही जैसे नंबरात या निशान मिले। अगर नंबरात में गैर मामूली फ़र्क पाया जाता है तो उसका मतलब यह है कि जांच का तरीक़ाकार और आलात में मोतबरियत नहीं है।
यानी अगर मामूली सा भी फ़र्क पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मोतबर नहीं है। गौर करिएगा, मेयारी जांच की मोतबरियत से मुराद है कि जांच मुमतहिन के इनफरादी मिलानात और शख्सी खसूसियात से आज़ाद होनी चाहिए और उसे हर बार एक ही नतीजा निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर थर्मामीटर का इस्तेमाल बुखार की पैमाइश के लिए किया जाता है। अगर किसी शख्स को 100 डिग्री बुखार है, गौर करिएगा, बहुत अच्छी मिसाल दी गई यहाँ पे। अगर किसी शख्स को 100 डिग्री बुखार है तो उसके मुंह में थर्मामीटर लगाने पर कुछ वक्त के बाद थर्मामीटर का पारा 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हम सिर्फ उसी थर्मामीटर को मोतबर आला कहेंगे जो हर बार ऐसा करने पर वही बताता है जो हकीकत है। देखिए, यहाँ पे थर्मामीटर की जो मिसाल दी गई है ये बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर आपने किसी को बुखार चेक किया है, फीवर है, अगर आपने उसे चेक किया है, किसी को 100 डिग्री है बुखार है, और फिर किसी दूसरे इंसान ने भी उसको चेक किया तो उसी को 100 डिग्री बुखार है, यानी कोई भी फ़र्क, ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मोतबर है, रिलायबल है। तो इस चीज़ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलायबल के क्या माने होते हैं। और पहले आप मीनिंग अगर समझ जाएंगे तो वो चीज़ें आप अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हूँ, 4 ऑप्शन में से दिया होगा तो एक इसमें दिया होगा मेयारी जांच की खुसूसियत का है क्या है, तो आपको उस पर निशान आपको लगाना होगा ताकि आपका ऑप्शन सही हो सके। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे माकूलियत की बात होती है, वैलिडिटी की बात होती है। अब वैलिडिटी में क्या बात होती है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि कोई भी आप जो पर्चा बना रहे हैं, जैसे आपने ज़बान का पर्चा बनाया तो उसमें अगर आपने सिर्फ जो है तलफ़ुज़ का, कि बच्चे को तलफ़ुज़ चेक करना है तो क्या बच्चों का तलफ़ुज़ सही है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसी के मुताबिक ही सारे सवालात रखेंगे। जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के हिसाब से उसके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो अगर उसी सिलेबस के हिसाब से है तो हम कहेंगे कि हाँ वैलिड है, और उस सिलेबस के बाहर की चीज़ें आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो वैलिड नहीं है। जिस पे बहुत से क्वेश्चन जो बाहर के आ जाते हैं, जिस पे ऑब्जेक्शन हो जाता है कि कॉमन नंबर दिए जाएं, तो वही बातें हैं कि उसमें वैलिड क्या है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो सिलेबस में कहा गया हो वही चीज़ें अगर हैं तो हम कहते हैं कि हाँ वो वैलिड है। अब देख लेते हैं, कोई भी जांच उस वक्त माकूल करार पाती है जब वो उन्हीं मवाद की जांच करने के लिए जिनके लिए वो तैयार किया गया। जैसे उर्दू में अगर किसी चीज़ की मजमून निगारी की अगर बात करें कि अगर मजमून निगारी को आप चेक कर रहे हैं तो आपको जो पर्चा जिसके लिए तैयार किया गया हो बस वही चीज़ें उनमें होनी चाहिए, कि ना कि बाहर की फालतू चीज़ें उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर थर्मामीटर से हरारत की पैमाइश ही करें, यानी थर्मामीटर है, आपके अंदर गर्मी कितनी है, हरारत कितनी है, उसकी आप पैमाइश करें। मरीज़ की ज़बान कितनी लंबी है उसकी पैमाइश पे थर्मामीटर नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो ये माकूल नहीं है। जैसे सही है कि आप थर्मामीटर है, थर्मामीटर से आपने सिर्फ बदन की हरारत को चेक कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि उसके ज़रिए से आपने ज़बान चेक कर लिया कि ज़बान कितनी लंबी है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने किया है तो वो माकूल नहीं है। तो माकूल वही है कि थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए है तो सिर्फ बुखार ही चेक होगा उससे, ना कि उससे दूसरी चीज़ें चेक होंगी। ठीक है। हर तरह की जांच के दुरुस्त नताज के हुसूल के लिए मुनासिब और मौजू आलात का इंतखाब ज़रूरी है। क्या है कि आप जिस चीज़ के लिए मुनासिबन या उसी के मुनासिबत से आप जो चेक कर रहे हैं उसी की मुनासिबत से उसी से मुतालिक चीज़ें होनी चाहिए। मसलन अगर उर्दू मुअल्लिम तलबा के तलफ़ुज़ की जांच करना चाहता है तो उसके क़वायद की इस्लाह की तारीफ़ लिखने को नहीं कहेगा बल्कि बुलंद ख़ानी करने को कहेगा। अगर ज़ख़ीरे अल्फाज की जांच करना हो तो अल्फाज के माना व मफ़हूम पूछेगा। देखिए, बहुत अच्छी मिसाल है यहाँ पे। अगर जो है बच्चे की बुलंद ख़ानी को अगर आप चेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे क़वायद को चेक करेंगे, तहरीरी चीज़ों को चेक करेंगे, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उसमें लाएंगे जिससे बच्चों की बुलंद ख़ानी
चेक हो सके। अब यहाँ पे थर्ड है मारूजियत। मारूजियत जानते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप वहाँ पे जाते हैं, निशान लगा के चले आते हैं, गोला लगा के चले आते हैं, फिर उसके बाद आंसर की आती है। आंसर की के बाद आप खुद चेक कर लेते हैं कि हमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सीटेट में ओबीसी के लिए 82 नंबर है और ओबीसी के लिए 82 नंबर है, आपकी आंसर की आई, आपने आंसर की में मिला लिया कि हाँ हमारा 82 नंबर आ रहा है। ऑफिशियल आंसर की बात हो रही है। अगर ऑफिशियल आंसर की से आपने मिला लिया कि हाँ 82 है, तो आप क्या है, आपके अंदर एक इत्मीनान पैदा हो जाएगा कि हाँ हमने क्वालिफाई कर गया है ओबीसी में। और अगर इससे अच्छा है तो बहुत बेहतर है। और आप कोशिश करिएगा कि 80 अगर ओबीसी हैं तो 82 के प्लस आए, और अगर जनरल हैं तो 90 प्लस नंबर लाइए। जितना अच्छा ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा आप मेरिट में आएंगे। चूँकि धीरे धीरे इसकी भी मेरिट जुड़ने की बात हो रही है। हो सकता है कि यूपी टेट में इसकी मेरिट आगे वाले जो सुपर टेट होने वाले हैं उसमें इसकी बात हो रही है कि इसमें ये भी नंबर जुड़ेंगे। तो देखिए कि ओबीसी के लिए 82 नंबर और जनरल के लिए 90 नंबर होने चाहिए, 90 प्लस नंबर होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो क्या है कि आपने उससे अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन सही किए। अब वो चेक होगा तो जाहिर सी बात है उतने ही नंबर, अगर आपने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है तो जाहिर सी बात है उतने ही नंबर आपको आने हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। मारूजियत ऑब्जेक्टिविटी। मारूजियत किसी भी अच्छी जांच का अहम म्यार है। अगर किसी टेस्ट पर 2 मॉडलिंग के ज़रिए किए गए नंबरात में नुमाया फ़र्क पाया जाए तो तालिब इल्म को मिलने वाले नंबरात जांचने वाले की शख्सियत पर मबनी हो सकते हैं। कोई जांच उसी वक्त मारूजी होता है जब मुमतहिन की ज़ाती राय का कोई दखल नहीं होता है। इसमें गौर करिएगा कि कोई भी मुमतहिन आपके उसके ज़ाती राय की कोई दखल इसमें नहीं होती है। आपने जितना सही कर दिया उतना ही नंबर आएगा। आपसे दुश्मनी इसमें नहीं निकाल सकता, दुश्मनी इसमें मौलिम नहीं निकाल सकता, टीचर आपसे दुश्मनी नहीं निकाल सकता। चाहे कुछ भी हो, आपने जितना किया है उतना ही आपको नंबर मिलेगा। अब तकनीक से मुराद तरीके से हर आले का इस्तेमाल का एक मखसूस तरीका होता है और ये आला उसी वक्त पैमाइश सही करता है जब उसका इस्तेमाल उस खुसूसी तरीके से किया गया है। जैसे ऊपर की मिसाल में अगर थर्मामीटर को मुंह में लगाने पर 100 डिग्री बुखार बताएगा तो खा थर्मामीटर का इस्तेमाल डॉक्टर के ज़रिए किया गया हो या कंपाउंडर के ज़रिए किया गया हो या किसी और के ज़रिए। अगर वही थर्मामीटर की मिसाल आगे भी पेश की गई है कि अगर थर्मामीटर की अगर मान लीजिए कि हमें बुखार है तो आप अगर हमें चेक करेंगे, कोई डॉक्टर चेक करेगा, कोई कंपाउंडर चेक करेगा, तो वही 100 डिग्री अगर बुखार आ रहा है तो इसका क्या है कि उसमें मारूजियत है, ऑब्जेक्टिविटी है। बिल्कुल उसमें खबल क्या है, गलत नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, मारूजियत है। अब देखते हैं 4 नंबर में क्या बात कही गई है। काबिल अमल, प्रैक्टिकलिटी। अब प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है कि जांच जो आप कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं वो उसकी सहूलियत के लिहाज से हकीकत पसंदाना या काबिल अमल और मौसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मिसाल जांच काबिल अमल हो। देख लेते हैं इसको एक बार। काबिल अमल जांच के तरीक़ेकार, अखराजात, वक्त और सहूलत के लिहाज से हकीकत पसंदाना, काबिल अमल, मौसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मिसाल जांच के काबिल हो। अगर यहाँ भी थर्मामीटर की मिसाल ली जाए तो एक काबिल अमल आला है, इतना छोटा है कि हर किसी के मुंह में डाल दो और 2 मिनट में निकालकर बुखार की हालत का पता कर लो। अब देखिए इसमें क्या बात की गई है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जांच जो कर रहे हैं, वो उसकी कोई एक हकीकत हो, हकीकत से उसका वास्ता हो। जैसे आपने कहा ना रियल से जो संबंध है, जो हकीकी ज़िंदगी से संबंध हो, तो उसी चीज़ के लिए वो संबंध हो, उसका उसी चीज़ से उसका ताल्लुक़ हो, बिल्कुल वो काबिल अमल हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है
उर्दू का पेपर बना रहे हैं तो आपने वहाँ पे साइंस की चीज़ें डाल दी, आपने करंट अफेयर की चीज़ें डाल दी। ऐसा नहीं है, बल्कि काबिल अमल हो वही सारी चीज़ें हम मिसालें जो आप जैसे उर्दू पढ़ा रहे हैं तो आप उसी मिसाल उनकी ज़बान से मुतल्लिक़, उनके साबिक़ा मालूमात से मुतल्लिक़ वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उसके लिए काबिल अमल हो। अब अफादियत की बात करते हैं कि अफादियत क्या है उसकी। आप जो ये जो 5वां पॉइंट है, अफादियत की बात कही जा रही है। अब अफादियत में क्या है, अफादियत मतलब यूटिलिटी जो 5वां है, आप बहुत गौर से इसको देखिएगा, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। यूटिलिटी, अफादियत, जांच का मुफीद होना भी लाजिम है। दोस्तों अब जैसे ये हम बता रहे हैं उर्दू पेडागोजी का, तो हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो उर्दू पेडागोजी की चीज़ें हैं, उर्दू से मुतालिक हैं कि उर्दू कैसे पढ़ाएंगे, उर्दू निसाब के मुतालिक है, उर्दू तदरीस के मुतालिक है। एक मौलम को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए और सारी चीज़ें आप जब एक टीचर बनेंगे तो आपको जब उर्दू ज़बान पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अमल में लानी होगी। दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइबर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए जहाँ तक उर्दू के मवाद पहुँचने में मुश्किल आती है। बस दोस्तों इतना ही आपसे चाहिए कि और बराबर चैनल पर बने रहें। इंशाअल्लाह सीटेट की इस बार की जो प्रॉब्लम होगी वो मसला हल हो जाएगा। अब देखते हैं अफादियत क्या है। अफादियत जांच का मुफीद होना भी लाजिम है। जांच के जो भी नताइज हों वो तलबा को बताए जाएं ताकि वो अपनी मौजूदा खूबियों और ख़ामियों से वाकिफ़ हो जाएं और ख़ामियों में इस्लाह कर सकें। जांच ऐसी हो कि वो मज़ीद बेहतरी और सुधार की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सके, यानी जांच ऐसी हो कि कमज़ोर और इलाकों के निशानदही कर सके, मौद मज़मून में तदरीस तरीक़ेकार में सुधार की ज़रूरत है या नहीं है ये मुतय्यन कर सके। यानी आप देखते हैं कि आप डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं तो उसमें आपसे असाइनमेंट वगैरह लिए जाते हैं और आपसे सेशनल कराया जाता है, आपसे टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 इस तरीके से टेस्ट कराया जाता है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो आपकी कमी होती है आपको वो दूर कर दिया जाता है, दूर हो जाती है ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो अफादियत है कि उसकी जांच क्या अफादियत है उसकी, क्या उसकी अहमियत है, उसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसकी खूबियों और ख़ामियों की इस्लाह करने के लिए कि अगर आप में कोई चीज़ कमी हो या उसमें कोई चीज़ कमी, जैसे आपने एक टेस्ट ले लिया, अब बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या ख़ामी है, बाकायदा उस पर इस्लाह करें उसकी और बच्चे के अंदर जो कमी है उसकी इस्लाह कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं अफादियत। वैसे सिर्फ आपको ये आता है कि मारूज़ियत ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो आपको बस यहीं पे आपको निशान में से एक लगाना होगा कि एक है मोतबर रिलायबिलिटी कहते हैं, दूसरा माकूलियत जिसको वैलिडिटी कहते हैं, तीसरा है मारूज़ियत जिसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, चौथा है काबिल अमल जिसको प्रैक्टिबिलिटी कहते हैं, पाँचवा है अफादियत जिसको यूटिलिटी कहते हैं। इसी में से एक ऑप्शन रहेगा और आपको निशान एक पे टिक लगाना होगा। अगर आप सीटेट या किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली ज़बान या दूसरी ज़बान हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, सिर्फ यही चीज़ें, और समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अगर आप कहीं लिखने को भी आ जाए तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।